ओबीसी की जनगणना हो रही है, लड़ रहा है 80 का आदमी। ओबीसी अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ता, इतिहास में उसने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ा। ओबीसी की लड़ाई हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ते हैं। बाबा साहब जब जिंदा थे तो बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ते थे ओबीसी के। ओबीसी जागता क्यों नहीं, ओबीसी भड़कता क्यों नहीं, क्यों नहीं भड़कता? जनगणना अभी ओबीसी की नहीं हो रही है, भड़क 80 का आदमी रहा है कि यार तुम्हारी होना चाहिए, तुम्हारी होना चाहिए। उसको फिक्र ही नहीं है, वो चुपचाप खेत में धान काट रहा है, गाय काट चरा रहा है, बैल से बैल चरा रहा है, वो खेती कर रहा है, चुपचाप वहां पर बैठा हुआ है। जनगणना क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसको लेना देना ही नहीं। चाहता हूं कि ओबीसी के आदमी के पास 20 एकड़ जमीन होगी, लेकिन भीख मांगने वाला ब्राह्मण उसको बोलता सुखी रहो, सामाजिक रूप से कमजोर है हम। ओबीसी एक भी नौकरी में नहीं है 1931 में, 80 का भी आदमी नौकरी में नहीं है, आदिवासी भी नौकरी में नहीं है। अंग्रेज चले गए, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिख के लागू कराया, हमको आरक्षण मिला। आज 80 का भी आदमी नौकरी में है, ओबीसी का भी आदमी नौकरी में है, आज आदिवासी भी सरकार की नौकरी में है, आज राजपूत भी सरकार की नौकरी में, आज बनिया भी सरकार की नौकरी में है कि नहीं है? ओबीसी से अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों, आज ओबीसी के मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ओबीसी के चपरासी है, पुलिस है, थानेदार है, तो ये ओबीसी के लोग बोलते हैं कि हमारे किस्मत में थी इसलिए मिली। बोले तो भाई तेरे बाप के किस्मत में क्यों नहीं थी? हाँ, नहीं तेरे पिताजी की किस्मत में क्यों नहीं थी? उसके किस्मत में हल चलाना था, उसके किस्मत में गाय भैंस चलाना था, बकरी चलाना था। भाई तेरी किस्मत बदल कैसे गई? तेरी किस्मत की वजह से नहीं बदली, तेरी किस्मत भारतीय संविधान की वजह से बदली। तत्वावधान में ओबीसी वर्ग की जनगणना होना चाहिए। SC ST वर्ग के ऊपर जो उपवर्गीकरण लाया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वो रद्द होना चाहिए। इसको लेके एक जन आक्रोश आंदोलन का आगाज किया गया है। अपने विचार रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत, गुरु, महात्मा, महापुरुष, राजा, महाराजा, इन सबको मैं नमन करता हूं। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर, इनके पावन चरणों में नमन। बहुजन समाज पार्टी DS4 भामसेब के संस्थापक, बहुजनों के जननायक मान्यवर साहब के चरणों में सत सत नमन। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम सब की नेता माननीय बहन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानित एडवोकेट डोंगरे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव सम्मानित साहब का नाम क्या था, महासचिव साहब हमारे वो नहीं आए, महासचिव साहब नहीं आए, आदरणीय थुल साहब हमारे बीच में, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानित सुनील भरने जी, भंडारा जिले के अध्यक्ष हेमंत घोड़ीचौर जी, नागपुर के अध्यक्ष भी है लांजेवार साहब, हमारे बड़े भाई पंकज वासनिक जी, हमारी छोटी बहन स्नेहताई मोहसिन खान जी, आदरणीय ठाकरे जी और सम्मानित मंच। मैं 2 बजे से आप लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं आपके जज्बे को कि 2 बजे चिलचिलाती धूप थी, इस चिलचिलाती धूप में भी आप लोग टस से मस नहीं हुए। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि 4445 डिग्री सेल्सियस में भी आप अपने अधिकारों के लिए यहां पर डटे रहे। साथियों, इस देश में बहुत सारी बातें चल रही है, पर जिन 2 बातों के लिए आज हम लोग यहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो है ओबीसी की जनगणना इस देश में होनी चाहिए।
क्योंकि जो जनगणना शुरू हुई है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है और एससी एसटी का जो उपवर्गीकरण लाया गया है वो रद्द करना चाहिए। ऐसे दो मुद्दों को लेकर हम पूरे दिन भर से यहां पर बैठे हुए हैं, चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। इस देश में सबसे पहली जनगणना 1931 में हुई थी जो अंग्रेजों ने कराई थी। पहली जनगणना 1931 में हुई, अंग्रेजों ने कराई। अंग्रेजों ने बताया कि 15% अंग्रेज सरकार की नौकरी में है। 1931 में 15% अंग्रेज सरकार की नौकरी में थे। मुसलमान 35% नौकरी में थे। जो कायस्थ है लाला श्रीवास्तव जिसको बोलते हैं वो 40% नौकरी में थे। ब्राह्मण 10% नौकरी में थे। राजपूत नौकरी में नहीं था, बनिया नौकरी में नहीं था। ओबीसी एक भी नौकरी में नहीं था। एससी एसटी ओबीसी का भी आदमी सरकार की नौकरी में नहीं था। ऐसा 1931 की जनगणना में अंग्रेजों ने बताया। 35% मुसलमान नौकरी में है, 40% लाला जो श्रीवास्तव है वो नौकरी में है। ब्राह्मण 10% नौकरी में, राजपूत नौकरी में नहीं है, बनिया नौकरी में नहीं है। अंग्रेज 15% नौकरी में, ओबीसी नौकरी में नहीं है। ओबीसी एक भी नौकरी में नहीं है 1931 में। एससी का भी आदमी नौकरी में नहीं है, आदिवासी भी नौकरी में नहीं है। अंग्रेज चले गए। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिख के लागू कराया। हमको आरक्षण मिला। आज एससी का भी आदमी नौकरी में है, ओबीसी का भी आदमी नौकरी में है। आज आदिवासी भी सरकार की नौकरी में है। आज राजपूत भी सरकार की नौकरी में, आज बनिया भी सरकार की नौकरी में है कि नहीं है? ओबीसी से अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों, आज ओबीसी के मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ओबीसी के चपरासी है, पुलिस है, थानेदार है। तो ये ओबीसी के लोग बोलते हैं कि हमारे किस्मत में थी इसलिए मिली। बोले कुनबी क्या बोलता है, लोधी क्या बोलता है, कलार पवार क्या बोलता है, सुनार कलार क्या बोलता है कि हमारे किस्मत में नौकरी थी इसलिए मिली। तो भाई तेरे बाप के किस्मत में क्यों नहीं थी? हाँ, नहीं तेरे पिताजी की किस्मत में क्यों नहीं थी? उसके किस्मत में हल चलाना था, उसके किस्मत में गाय भैंस चलाना था, बकरी चलाना था। भाई तेरी किस्मत बदल कैसे गई? तेरी किस्मत की वजह से नहीं बदली, तेरी किस्मत भारतीय संविधान की वजह से बदली। जो बाबा साहब की वजह से तुम्हारी किस्मत बदल गई। ओबीसी का आदमी, ओबीसी की जनगणना हो रही है, लड़ रहा है एससी का आदमी। भरने जी किधर है? भरने जी इधर बैठा। हाँ, ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। एससी का आदमी बोलता है ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं ओबीसी के लोगों को कि ओबीसी अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ता। इतिहास में उसने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ा। ओबीसी की लड़ाई हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ते हैं, है कि नहीं? ओबीसी की लड़ाई शेड्यूल कास्ट लड़ता है। बाबा साहब जब जिंदा थे तो बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ते थे ओबीसी के लोगों की। बाबा साहब अंबेडकर जब कानून लिख रहे थे, पंजाब राव देशमुख जब बाबा साहब के पास गया तो पंजाब राव देशमुख के मन में यह शंका थी कि हम बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में ओबीसी थे ही नहीं, तो बाबा साहब हमारे लिए कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो पंजाब राव पूछते कि बाबा साहब हमारे समाज के लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए, कानून लिखने का मौका आपके पास है, हमको कोई अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बाबा साहब कहते पंजाब राव किसी को अधिकार मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ओबीसी को अधिकार जरूर दूंगा क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले का उपकार है। बाबा साहब लड़ रहे हैं हमारे लिए। बाबा साहब कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 3 कारण लिखे। पहला कारण लिखा हिंदू कोड बिल, कि नेहरू हिंदू कोड बिल लागू करवाना नहीं चाहता, हिंदू समाज की महिला को यह पिता की जायदाद में अधिकार देना नहीं चाहता है। दूसरा कारण लिखा कि ओबीसी जो 340 कलम है उसमें लिखा गया कि भारत का राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा और आयोग बनाकर वो ओबीसी कौन है? ओबीसी का मतलब क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर व्यक्ति।
इसको ध्यान रखो। आर्थिक कमजोर नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमको घुमा रहे हैं गांव में कि यार ओबीसी के व्यक्ति के पास 20 एकड़ जमीन है, ओबीसी के आदमी के पास 50 एकड़ जमीन है, फिर वो पिछड़ा कैसे हुआ? अजय, ओबीसी के आदमी पटेल है, महाजन है गांव में, वो पिछड़ा कैसे हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी के आदमी के पास 20 एकड़ जमीन होगी, लेकिन भीख मांगने वाला ब्राह्मण उसको बोलता है सुखी रहो। सामाजिक रूप से कमजोर है हम सामाजिक रूप से कमजोर है। तो वह कानून क्या कहता है, धारा क्या बोलती है, कलम क्या बोलती है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर होंगे उनकी गिनती कराई जाए आयोग बना के। और चूंकि ये नेहरू, ये प्रधानमंत्री जो है, ये आयोग नहीं बना रहा है, और आयोग नहीं बनाएगा तो मैं इतिहास का खलनायक हो जाऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ओबीसी का आयोग ये नहीं बनाता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया। तीसरा कारण बताया कि ये मुझे नेहरू जो है ये मंत्री जैसा ट्रीटमेंट नहीं करता, ये मुझे मंत्री जैसा सम्मान नहीं देता। ये 3 कारण बताए बाबा साहब अंबेडकर। तो ओबीसी की लड़ाई हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़ा। आज भी पूरे देश में ओबीसी के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ते हैं। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को लखनऊ में बुलाया ओबीसी के लोगों ने। बाबा साहब मुख्यमंत्री सभा के ओबीसी का आंदोलन, ओबीसी की सभा थी, और उस कार्यक्रम का जो अध्यक्ष था वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, पंडित वल्लभ पंत, वो मुख्यमंत्री था। बाबा साहब ने खड़ा होकर क्या बोला? जिस दिन ओबीसी के लोग एससी के लोगों से हाथ मिला लेंगे, ये बाजू में बैठा हुआ कुलीन ब्राह्मण भी तुम्हारे जूते की लेस खोलने में शर्म महसूस नहीं करेगा। ओबीसी के लोगों, तुम एससी के लोगों से हाथ तो मिलाओ। पर ओबीसी का जो आदमी है ये धार्मिक और सांस्कृतिक गुलाम है, इसका ध्यान रखो। ओबीसी पेटता क्यों नहीं, ओबीसी जागता क्यों नहीं, ओबीसी भड़कता क्यों नहीं? क्यों नहीं भड़कता? जनगणना अभी ओबीसी की नहीं हो रही है, भड़क 80 का आदमी रहा है कि यार तुम्हारी होना चाहिए, तुम्हारी होना चाहिए। उसको फिक्र ही नहीं है, वो चुपचाप खेत में धान काट रहा है, गाय का चरा रहा है, बैल चरा रहा है, वो खेती कर रहा है, चुपचाप वहां पर बैठा हुआ है। जनगणना क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसको लेना देना ही नहीं। इससे क्या नुकसान हुआ पता है? इससे ओबीसी का क्या नुकसान हुआ? इससे ओबीसी का यह नुकसान होता है कि जब सरकार की नौकरी निकलती है तो हमारी संख्या के हिसाब से नहीं निकलती। जब सरकार बजट पेश करती है तो 100 रुपए गवर्नमेंट अगर बांटती है तो 80 को 15 रुपए देती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि 15% है। आदिवासी को 7.5% देती है। पर ओबीसी कितना है ये इस देश में आज तक तय ही नहीं हुआ। और जब आज तक ये तय ही नहीं हुआ कि ओबीसी की संख्या कितनी है, तो सरकार टाल जाती है कि इनकी संख्या ही नहीं है तो इनको दिया कितना जाए। भाई संख्या ही पता नहीं है इनकी कि संख्या कितनी है। भाई बाबा साहब अंबेडकर ने एससी का आरक्षण लागू कराया, आदिवासी का लागू कराया, ओबीसी का क्यों नहीं कराया? नहीं तो बाबा साहब ने लिखा था पहले हमारे लिए, पर लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ कि ओबीसी देश में कितना है इसकी इस देश में गिनती ही नहीं की गई। और गिनती क्यों नहीं की जाती? गिनती क्यों नहीं की जाती उसका मुख्य कारण यह है कि ओबीसी इस देश में एक बड़ा वर्ग है, बड़ा समुदाय है। अगर इस समुदाय की गिनती हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये 52% है कि 54% है कि 60% है। और अगर ये 52-54-60% है तो फिर उसको जिंदगी के सारे क्षेत्र में उसको उतना हिस्सा देना पड़ेगा, उसको उतना हिस्सा देना पड़ेगा, है कि नहीं? और ये हमारा हिस्सा खाते कौन है? हमारा हिस्सा ऊपर वाले खाते, नीचे वाले नहीं खाते। पर बदनाम कौन है? बदनाम नीचे वाले। यानी गांव में अगर तुम किसी ओबीसी से बात करोगे तो क्या बोलेगा? हमारी नौकरी एससी ने खाई, हमारी नौकरी आदिवासी ने खाई। अजय ऐसा बोलता है गांव में, उसको पता ही नहीं कि हमारी नौकरी उसने खाई, तुम जिसके रात दिन पानी पैर होके पानी पीते हो। और वो ये कोशिश करता है कि जागना जाए, जागना जाए, तो नहीं जागना चाहिए। इसके लिए वो आयोजन करते रहता है, ओबीसी के लिए आयोजन करते रहता है। बड़े बड़े बाबा बुआ जो देश में घूम रहे कि नहीं, या ऐसे ही नहीं घूम रहे, ये घूम रहे कि ओबीसी सोया रहे, ओबीसी सोया रहे, ओबीसी सोया रहे। वो जगह नहीं। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि संसार सोए हुए लोगों से भरा पड़ा हुआ है,
संसार सोए हुए लोगों से भरा पड़ा हुआ है और सोए हुए लोग हमेशा जागे हुए लोगों की गुस्सा करते हैं। एससी का आदमी ओबीसी का आदमी एससी से क्यों नहीं जुड़ता? इसका कारण क्या पता है? एससी जागा हुआ है, एससी जागा हुआ है, ओबीसी सोया हुआ है। फूले कहते हैं कि सोया हुआ आदमी हमेशा जागे हुए आदमी से नफरत करता है और सोए हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। एक कमरे में समझो 4 मित्र सोए हुए हैं और एक जाग गया और 3 सोए हैं और वो जागा हुआ कभी बोलता रहे उठ रहे, वो क्या बोलता? भाई सो अभी टाइम नहीं हुआ है। बोलता कि नहीं बोलता? भाई सो चुपचाप अभी टाइम नहीं हुआ है। तो ये जो ओबीसी है ये सोया हुआ है और इसको जगाने का प्रयास इस देश में ज्योतिबा फुले ने किया, इसको जगाने का प्रयास इस देश में साहू महाराज ने किया, इसको जगाने का प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसके लिए पूरी जवानी साहब ने दे दी, इसके लिए पूरी जिंदगी बहन ने दे दी, पर इसको सुलाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हाजी, सुलाने वालों की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उनको यह पता है कि हम इनका हिस्सा खा रहे, नौकरी चाकरी व्यापार धंधा इनका जो होना चाहिए हम इनका हिस्सा खा रहे। ये जिस दिन जागेगा अपना अधिकार मांगेगा, इसलिए उसको जागने नहीं देते। और मुख्य कारण यही है कि उसकी जनगणना इस देश में नहीं की जाती। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसने 54 साल राज किया, उसने कभी ओबीसी की जनगणना नहीं की क्या? नहीं की, ओबीसी की जनगणना कभी नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो क्या बोलते हैं? ओबीसी की जनगणना करो, ओबीसी की जनगणना करो। और भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी की जनगणना करने वाली ही नहीं है, इसको याद रखना। अगर कोई ओबीसी गफलत में है कि बीजेपी हमारे को अधिकार देगी, तो मैं आपको नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुनाता हूं। भाषण है 25 नवंबर 2025 का। स्थान है अयोध्या का राम मंदिर। राम मंदिर को 1 साल बने हो गए, उसका सोहरा है, एक मंदिर 1 साल का सोहरा उद्घाटन का। चीफ गेस्ट है भारत के प्रधानमंत्री। तो राम मंदिर बन गया तो उसने धन्यवाद देना चाहिए पूरे देश के लोगों को कि भाई हमने आवाज उठाई थी, आपने हमारी सरकार बनाई और हमने राम मंदिर बना दिया। ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए। उसने धन्यवाद नहीं दिया। उसने क्या भाषण बोला पता है? लॉर्ड मैकाले ने भारत में गुलामी का बीज बोया था। देखो उसका भाषण है, अभी रिकॉर्ड भाषण है उसका। लॉर्ड मैकाले, जानते हैं आप लॉर्ड मैकाले को? पढ़े लिखे लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले कौन है। लॉर्ड मैकाले ने भारत में गुलामी का बीजारोपण किया था। हम उस गुलामी को खत्म करेंगे। मंदिर का सोहरा है, भाषण क्या दे रहा है? लॉर्ड मैकाले ने गुलामी का बीजारोपण किया था, हम उस गुलामी को खत्म करेंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने किसकी गुलामी का बीजारोपण किया था, पहले यह समझना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले के आने के पहले शिक्षा एक ही जाति के आदमी में थी और एक ही जाति का आदमी मास्टर होता था। एक ही जाति पढ़ती थी, एक ही जाति का आदमी पढ़ाया करता था। यानी शिक्षा आश्रम में मिलती थी और आश्रम में एक ही जाति का आदमी पढ़ता था, एक ही आदमी का टीचर होता था। टीचर भी एक ही जाति का आदमी और पढ़ने वाला भी एक ही जाति का आदमी, बाकी सब नहीं पढ़ सकते थे। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? शिक्षा सबके लिए खोला और सबके लिए शिक्षा फ्री किया उसने। तो उसमें ज्योतिबा फुले पढ़ गए। अगर लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नहीं खोली होती तो फुले पढ़ते क्या? भाई लॉर्ड मैकाले ने स्कूल नहीं खोला होता तो फुले पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। भाई फुले तो अंग्रेज के मिशनरी स्कूल में पढ़ा ना भाई। तो लॉर्ड मैकाले ने स्कूल खोला था। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? सबके लिए शिक्षा खोला, सबको टीचर बनने का मौका दिया। सबको टीचर बनने का। ज्योतिबा फुले टीचर थे कि नहीं? और ज्योतिबा फुले ट्रेनिंग शुदा टीचर थे, बनने की ध्यान रखना। अंग्रेजों के स्कूलों में जो मिशनरी स्कूल थे उसमें हमने ट्रेनिंग किया था टीचर की, जैसा भी डीएड में होती कि नहीं, वैसा वो ट्रेन टीचर थे अंग्रेजों के स्कूल में। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? सबके लिए शिक्षा खोली। प्रधानमंत्री कहता है घबराओ मत, हम शिक्षा को धीरे धीरे खत्म करेंगे। कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे कि नहीं? पूरी यूनिवर्सिटियां बर्बाद है, पूरे जेडपी के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये जो देश में चल रहा है ये अचानक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर बैठा हुआ व्यक्ति है। उनका मकसद है हमको
हमको इस देश में बहुजनों को गुलाम बनाकर रखना है, ये उनका मकसद है। चूंकि संविधान की वजह से हम आजाद हैं तो उसको कमजोर करना है। और लॉर्ड मैकल ने शिक्षा जो किया था उसकी शिक्षा को खत्म करके शिक्षा सिर्फ एक जाति और एक वर्ग तक ही सीमित रखना है, ये उनका उद्देश्य है। और इसलिए पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर उन्हें अपने आदमी को बनाकर रखा हुआ है? ये भाषण है सर उसका, मैं बहुत गौर से उसके भाषण को सुनता हूँ। उसका बहुत लोग टीवी बंद कर देते हैं, उसके भाषण में बड़ा मकसद रहता है, क्योंकि ये ट्रेन व्यक्ति है, ट्रेन होके आया हुआ आदमी हो। तो वो कहता है घबराओ मत, वहां बैठे हुए सवर्णों को समझा रहा है। वो किसको समझा रहा है? वहां बैठे हुए ऊंची जाति वालों को समझा रहा है, घबराओ मत, धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं और हम ये काम 2047 तक कर देंगे। 2047 तक हम शिक्षा खत्म कर देंगे। लॉर्ड मैकाले ने गुलामी का बीज बोया। किसकी गुलामी का? सवर्णों की गुलामी का बीज बोया और बहुजनों की गुलामी को आजाद किया, है कि नहीं? तो हम उसकी गुलामी के बीज को खत्म करेंगे। घबराओ मत, तुम्हारा राज फिर आएगा, बोल रहा है वो। वहां जो बैठे हुए लोगों को समझा रहा है, घबराओ मत, हम सब लाएंगे धीरे धीरे, 47 तक का मौका दो। दूसरा कहता है वो, दूसरा काम लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? लॉर्ड मैकाले मर गया, सड़ गया, पता नहीं कहां होगा, कहां नहीं, कौन जानते कौन नहीं जानते। कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग उसको जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते। जानते नहीं जानते। दूसरा काम किया उसने आईपीसी। इस देश में बलात्कार होते थे, कोई कानून नहीं। किसी की हत्या करे, कोई कानून नहीं, है कि नहीं? किसी की संपत्ति छीनो, कोई कानून नहीं। किसी की औरत छीन लो, कोई कानून नहीं। इस देश में औरत को जला दो, कोई कानून नहीं। पहली बार लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाया जिसका नाम दिया आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। दिया कि नहीं दिया? आप पर कोई केस लग जाए ठाकरे जी, तो वकील आपको जो सजा सुनाता है कि नहीं, वो क्या बोलता है? 1860 की धारा, आईपीसी की धारा के हिसाब से वकील साहब जानते खुद ही, जानते कि जानते? अजी, तो उन्होंने आईपीसी बदल दिया। ध्यान रखना आप, आईपीसी बदल दी। एक काम बहुत आसान था, उन्होंने कर दिया आईपीसी नहीं है। अब आप पे जो केस होती है वो आईपीसी में नहीं होती, वो भारतीय न्याय संहिता में होती है। बीएनएस होता है, बीएनएस। यानी मैकाले का एक काम बदल दिया उनने, यानी कानून उनने अपने फेवर में कर लिया। अब एक काम बचा है शिक्षा का। एक काम जो मैकाले ने किया था शिक्षा का, जिसकी वजह से ये ओबीसी मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये कलेक्टर, कमिश्नर, थानेदार, बाबू, चपरासी, ये सब बन गया। ओबीसी का आदमी, अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी, सब बन गया। धीरे 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 शिक्षा को खत्म करके हमको वहीं खड़ा करना है जहां पर इनके दादा पुरखे खड़े थे। ये उसका भाषण का मतलब है, भरने जी, है कि नहीं? तो ओबीसी की जनगणना करेंगे, हो तो संसद में बोल रहे हम करेंगे। हमारे घर मास्टर आया तो उसके पास ओबीसी का कालम ही नहीं, एससी एसटी का है, ओबीसी का है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ओबीसी को अपने खाते में जमा करके रखते हो, क्योंकि लोकतंत्र है तो संख्या गणित है। जिसके पास संख्या ज्यादा रहेगी वो राजा रहेगा, वो तो संख्या में कम है। तो ओबीसी को क्या करते हैं? वो अपने पास जमा करके रखते हैं, और इसलिए ओबीसी अभी भी जमा है उनके पास, है कि नहीं है? अरे ओबीसी जमा है कि नहीं? लोधी, तेली, कुनबी, कलार, पवार, ये सुनार, सुतार, ये किसके पास जमा है? भी बताओ। हाँ, ये किसके खाते में है? अजय, ये तो भागवत जी के खाते में है कि नहीं है? ये फडणवीस के खाते में, फडणवीस के खाते में। तो जब तक ये फडणवीस के खाते में रहेंगे तब तक उनका राज चलता रहेगा। वो ओबीसी को मूर्ख बनाते रहेंगे और ओबीसी मूर्ख बनता रहेगा। पर बहुजन समाज पार्टी की जवाबदारी है कि ओबीसी को जगाना है, ओबीसी को जगाता है कि नहीं? ओबीसी को जगाना है, लोधी को जगाना है, कुनबी को जगाना है, तेली को। अच्छा, ओबीसी अंग्रेजी नाम है, एससी अंग्रेजी नाम है, एसटी अंग्रेजी नाम है। भाई अंग्रेज जब नहीं थे तब ओबीसी क्या था? हाजी, जब अंग्रेज भारत में थे ही नहीं तब ओबीसी क्या था? तो एक्चुअल में जो ओबीसी है वह शूद्र था। ज्योतिबा फुले की किताब पढ़ो गुलामगिरी, तो उसमें आपको मिलेंगे शूद्र, अति शूद्र, 2 शब्द मिलेंगे। उसमें ओबीसी एससी शब्द नहीं थे, 2 ही शब्द मिलेंगे, शूद्र, अति शूद्र। तो शूद्र यानी ओबीसी, अति शूद्र यानी एससी एसटी। तो ये नाम बाबा साहब ने दिया अंग्रेजों के साथ मिलकर, ओबीसी। तो ओबीसी अपने आप को शूद्र मानने तैयार ही नहीं है। पहली दिक्कत ये अजी,
है क्या? कोई कुंभी बोलता है मैं शूद्र हूं? है क्या? कोई तेली बोलता है मैं शूद्र हूं? कोई नाई बोलता है शूद्र हूं? कोई धोबी बोलता है मैं शूद्र हूं? नहीं हूं, है कि नहीं? कोई गोवारी नहीं बोलता मैं शूद्र हूं, मैं लोधी हूं। तो हमारे लोधी के तो मुझ पे ही ताव है, वो तो बोलता है मैं छत्री से कम हुई नहीं। हमारी कई बार मारपीट पे बात आ जाती है। जब हमारी डिस्कस होती है समाज में लोधियों में, तो कई बार ऐसे मारपीट पे झुमाझुमी बात आ जाती है कि क्षत्रिय तो प्रमाण पत्र दिखा, है कि नहीं? तो वो भी की जातियां जो वो है वो स्वीकार ही करने तैयार नहीं है। और धर्म शास्त्रों में मैंने पहले बताया था, धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? तो धर्म शास्त्र में एक लिस्ट लिखी गई है राजेश भाई। जैसे एफडीएम के पास एससी की लिस्ट होती है, आदिवासी की होती है, वैसे इनके धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि शूद्र कौन है। वधिका, नापितो, गोप, असापा, कुंभकार का, वनिक, कायस्थ, किरात, मालाकार, कुटुंबिनी, वैतो भेद, चांडालस्य, दास, सपच, कोलकः, लोदश्च, गरुड़श्च, कश्यप, काछी, अधमा व शूद्राय आदि निवासी। हम आदि निवासी है। वधिका है बढ़ई, वधिका है कौन होता है? बढ़ई होता है गाँव में। बढ़ई कहाँ गया भाव ने? होता है बढ़ई, होता है कि नहीं? लकड़ी काटने काम करता है। अब तो बढ़ई को बोल शूद्र है, वो गुस्सा हो जाता है। नापितो, नाई, बाल काटने वाला, वो बोलता मैं ठाकुर हूं। नाई क्या बोलता मैं ठाकुर हूं। धर्मशास्त्र कहता है वधिका, नापितो, गोप यानी गोवारी, गोप यानी गाय चराने वाला गोवारी, गोवारी शूद्र है। अबे ठाकुर बैठा है, ये जाके बताए गोवारी कौन शूद्र है, तो जूता लेकर दौड़ते हैं। वधिका, नापितो, गोपा, असापा, कुंभकार का, कुंभकार है कुम्हार, घड़ा बनाने वाला, कुंभकार का, कुटुंबिनी, कुर्मी, कुनबी, कुनबी, कुटुंबिनी यानी कुनबी। अब महाराष्ट्र का कुनबी तो 1 इंच नीचे तैयार नहीं है। हम मराठा है तो हम क्षत्रिय है, तो हम ये है, तो हम वो है। सिर्फ शाहू महाराज ने कहा मैं शूद्र हूं, उसके अलावा कोई कुनबी बोला मैं शूद्र हूं? वो भी राजा ने बोला मैं शूद्र हूं। बाकी सारे कुनबी जो गाय चढ़ाते, भैंस चढ़ाते, उनका गांव में मुझ पे ही ताव है कि नहीं? वो मुझे ऐटते कि नहीं? मुझे ऐटते। मालाकार माली, ज्योतिबा फूले वाला माली, मालाकार कुटुंबिनी, वैतो भेद, चांडालस्य, वैतो भेद अरे बुरड, बुरड, बुरड क्या होता है? बुरड होता है सूपा टोपला बनाने वाला, मांग जिसको बोलते हैं। लोदश्च, लोधी, मैं किस जाति का हूं। गरुड़श्च, गरड़िया, ये होता है ग्वालियर में, ग्वालियर तरफ होती जात, और डाकू था ग्राम बाबू गरड़िया, जो गाय बस्त रहते, गरड़िया। लोदश्च, कश्यप, धीमर, धीमर भी बोलता नहीं मैं अपने आप मैं नीचा हूं, वो ढीमर बोलता है मैं उत्तम जाति का आदमी बोलता है। ढीमर क्या बोलता है? मैं उत्तम जाति का आदमी, मैं ऊंचा हूं बोलता है। तो सबसे पहली समस्या यहां है ओबीसी की। वो कहता है अधमा है, अधमा, ये लोग नीच है बोलते। अजी ये लोग क्या नीच है बोलते? यानी ये सब जाति नीच है। और इन्हीं नीच लोगों को क्या बोला गया? इन्हीं नीच लोगों को अंग्रेजों ने बोला ओबीसी। अजी ओबीसी। तब जब तक ये अपने आप को नीचे मानेंगे नहीं, तब तक ये सड़क पर आंदोलन करने आएंगे नहीं। ये एससी का आदमी मानता है मैं कमजोर हूं, इसलिए बेचारा सड़क पर लड़ता रहता है, और वो अपने भाई को बताते रहता है तू भी मेरे साथ है, तू भी मेरे साथ है। पर दूसरे तरफ तक टूटी वाला लगाई हुआ है, नहीं नहीं तू उधर नहीं, तू उधर नहीं, मेरे तरफ मेरे तरफ। तो ये खिंचतान चल रही है पूरे देश भर में कि ओबीसी जिसके साथ जाएगा सत्ता में वो रहेगा। इसको ध्यान रखना। एक बड़ा फैक्टर राजनीति का ओबीसी। ओबीसी के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ा काम किया। बाबा साहब के चले जाने के बाद नेहरू दबाव में आया, फिर काका कालेलकर आयोग बना, फिर वो आयोग ने 2399 जातियों को इकट्ठा किया कि ये ओबीसी है। फिर जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में। उस सरकार ने बोला कि ये कांग्रेस की सरकार ने काका कालेलकर आयोग को लागू नहीं किया, तो हम काका कालेलकर आयोग को लागू करेंगे। ऐसा 77 की जो गवर्नमेंट आई थी उसके मैनिफेस्टो के 22वें कलम में लिखा गया। जैसे ही मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना वो मुकर गया। उसने बोला वो आयोग पुराना था, वो रिपोर्ट पुरानी हो गई, हम नया आयोग बनाएंगे। उसने एक नया आयोग बनाया जिसका नाम दिया मंडल कमीशन। बिहार का एक भूतपूर्व सांसद था बीपी मंडल,
बिंदोफरी प्रसाद मंडल, उसके नेतृत्व में एक आयोग बना। वो आयोग पूरे देश भर में घूमा और उसने 1980 में रिपोर्ट लाई। 1980 में जब रिपोर्ट लाई तब तक सरकार गिर गई। फिर इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी ने सोचा मेरे बाप ने जब ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया तो मैं उसकी बेटी उन्हें क्यों दूंगी। उसने कचरे की पेटी में ले जाके फेंक दिया। जब कचरे की पेटी में फेंक दिया 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। इस देश में बहुजन समाज पार्टी का पहला आंदोलन क्या था? इस देश में बहुजन समाज पार्टी जो पहला आंदोलन किया वो आंदोलन ही ओबीसी के पक्ष में था। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। कौन लड़ रहा है इसके लिए? अजी एससी का आदमी लड़ रहा है। तब मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरे देश भर में आंदोलन हुए। साहब ने पूरे देश भर में साइकिल चलाई, पूरे देश भर में सभा सम्मेलन हुए। तो वीपी सिंह की सरकार बन गई, कांग्रेस की गिर गई। वीपी सिंह की सरकार को 3 सांसद कम थे। बहन कुमारी मायावती जी, मोहन सिंह फुलियावाला, रामकृष्ण यादव, ये 3 हमारे सांसद थे। वीपी सिंह साहब के पास आया और बोला कि भाई आपकी सरकार, मुझे आपके 3 सांसद है, मुझे आप समर्थन दीजिए। तो साहब ने बोला मैं अवसरवादी नेता हूं, मैं अवसर तलाशता हूं समाज की भलाई के लिए, मैं फ्री में किसी को देता नहीं हूं। मेरे 3 सांसद है, 3 शर्त है। पहली शर्त है ओबीसी को मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। वीपी सिंह ने कहा हाँ ठीक है। दूसरा, बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, उसने कहा हाँ। तीसरा, SC/ST एक्ट बनना चाहिए। SC/ST एक्ट 1999 में बना के नहीं बना। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिया। आज हमारे लोग कांग्रेस चिल्ला रहे हैं कि चल रहा है। SC के लोग चिल्ला रहे हैं, SC के लोग बीजेपी हरा। कांग्रेस बीजेपी एक ही पार्टी है यार मेरे भाई। अजी कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। हमारी बहन जी क्या बोलती है? ये तो दल नहीं है। बहन जी कहती है बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, बीएसपी नहीं बनाई होती तो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलता। कांशीवादी के दबाव में भारत रत्न मिला। ठीक है, SC/ST एक्ट लागू हो गया, पर तीसरा काम बड़ा मुश्किल था, ओबीसी को अधिकार देने वाला। तो वीपी सिंह दाएं बाएं हो रहा था। मंजूर साहब ने पकड़ा देवीलाल को और बोला कि तेरे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता हूं, ये ठकरा बदमाशी कर रहा है। और रैली होने वाली थी, रैली हुई भी, नारा लगा कि अब तो ताऊ बोलेगा, लाल किले से तौलेगा। वीपी सिंह समझ जा कुर्सी जाने वाली है। दोस्तों, उनने ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण लागू कर दिया। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो ये ओबीसी के लोगों को इस देश में कोई भी आज ओबीसी का आदमी जिला पंचायत का मेंबर है, सरपंच है, बीडीसी है कि नहीं है? ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। ओबीसी को तो भी मिल रहा है। जैसे 27% का आरक्षण लागू हुआ उस पर क्रिमिनल लगा दिया गया। ध्यान रखना, जैसा अभी SC पे क्रिमिनल है कि नहीं, ये क्रिमिनल से वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्रिमिनल ही है। 27% का आरक्षण ओबीसी को दे दिया, लेकिन क्रिमिनल लाया कि किस ओबीसी की आय 3 लाख रुपए से अधिक होगी वो ओबीसी के दायरे से बाहर है। भले पवार हो, भला लोधी हो, भले कलार हो, भले तेली नाई धोबी हो, ओबीसी की लिस्ट में आता हो, लेकिन 3 लाख रुपए अगर उसकी आय है वो ओबीसी का पात्र व्यक्ति नहीं है कि नहीं है? एक तरफ आरक्षण दिया, दूसरी तरफ खींच लिया। अब इसका क्या नुकसान होगा? उसको नुकसान यह होगा कि यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। एमपीएससी, यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। जिस ओबीसी के पास 3 लाख रुपए नहीं है वो अपने बेटे को यूपीएससी कोचिंग करा नहीं पाएगा। करा पाएगा? नहीं कोचिंग करा पाएगा। और जिसके पास 3 लाख से ज्यादा है वो पात्र नहीं है, तो आरक्षण गया चूल्हे में। हाजी गया चूल्हे में। वैसा ही अभी SC के साथ होने वाला है। ये जो उपवर्गीकरण है ना, ये उपवर्गीकरण में क्या होगा कि जो SC का आदमी सरकार की नौकरी हासिल कर चुका है वो बाहर हो जाएगा बाहर। वो SC की पात्रता से बाहर हो जाएगा, आदिवासी पात्रता से बाहर हो जाएगा। और कौन बचेगा? वो जो अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, वो जो बेटे को नहीं पढ़ा सकता वो पात्र रहेगा, और जो पढ़ा सकता है वो पात्र नहीं रहेगा। अगर ये उपवर्गीकरण लागू हो गया तो आज सुन लो, 10 साल के बाद महाराष्ट्र में तुमको एक भी बुद्धिस्ट समाज का
एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर नहीं दिखेगा, सिर्फ मास्टर बाबू चपरासी दिखेंगे, बस इतना होने वाला है। अजय ये ओबीसी के साथ हो गया, तो आपके साथ अभी हुआ है, हमारे साथ पहले हो गया। एक सवाल पूछा था, मेरा वक्त खत्म हो गया, बता दो अजय। नहीं साहब बैठे हुए बोलना जा रहा, मैं खत्म करता हूं अपनी बात। एक उदाहरण बताता हूं मध्य प्रदेश की विधानसभा का। मैयर की विधानसभा का एक विधायक था लालमणि पटेल, कुर्मी जाति का, कांग्रेस का एमएलए था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा, उसी के विधायक ने कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस की नौकरियों में ओबीसी के कितने लोग हैं, ये बताइए। तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में सिविल सेवा में ओबीसी का एक भी आदमी नहीं है। उसने कारण बताओ। भाई 27% का आरक्षण पूरे देश में, मध्य प्रदेश में 14% हो गया, फिर भी हमारे लोग सरकार की नौकरी में नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया कि जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनको आरक्षण दिया गया है, ठीक है, और जो पढ़ा सकते हैं उनको आरक्षण नहीं है। वो तो आउट ही हो गए ना ओबीसी के लोग। तो 78 सालों में ओबीसी को अधिकार नहीं मिला, और जिस समाज को अधिकार नहीं मिला वो समाज जागने ही तैयार नहीं है। उसका क्या उपाय है मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं बैठे बैठे सोचता हूँ क्या करूं, इसका क्या करूं क्या नहीं करूं। अजी करिए। हाँ, एक ओबीसी के आदमी से बात किया, गांव का आदमी था, वो किसी मास्टर के यहाँ गया होगा 400 रुपए उधार दे करके। तो मास्टर ने बोला यार पैसा पानी नहीं तो मांगने का आता है, बोले। तो वो आदमी मेरे से तू चुप रहना, बोले कि आरक्षण फाइल की बात मत करना, बोले। वो सारा मास्टर बना, बोले 400 रुपए दिया मेरे को, बोले। अब उसको किस भाषा में समझाया जाए बताइए अजी। तो जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है ओबीसी को, 27% महाराष्ट्र में मिला, 14% मध्य प्रदेश में मिला, पूरे देश में एक ही ऐसा प्रदेश है जहां पर उसको उसकी संख्या के हिसाब से आरक्षण है, और वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। बहन कुमारी मायावती जी ने 27% का आरक्षण ओबीसी को यूपी में देकर रखा हुआ है। और आरक्षण सिर्फ नौकरी में नहीं है, ये ठेकेदारी में भी था, रोड बनाने में भी 27 था, है कि नहीं? ठेकेदारी में भी 27% आरक्षण था। इसलिए ओबीसी के आदमी को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहिए। और वो कहां लगा हुआ है? वो लगा हिंदू मुस्लिम करने में। लगा है कि लगा है अजय? काय में लगा है? हिंदू मुस्लिम करने में। तो उसको ट्रेन किया जाता है हिंदू मुस्लिम के लिए। तो हमको उसको ट्रेन करना है बहुजन समाज पार्टी के साथ। यह काम हमको करना पड़ेगा, हम साथ मिलकर करेंगे तो निश्चित ही एक दिन ओबीसी जागेगा, और जिस दिन ओबीसी जागेगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। एससी को जागना ही पड़ेगा अजय, एससी को जगाना पड़ेगा। भाई जागा हुआ व्यक्ति ही स्वयं को जगाता है ना। बहुत सारे एससी के लोग मिलते हो, क्या बोलते हैं, अरे छोड़ा तुम्हारे ओबीसी को, बोले क्या कुछ भी बता रही, सुनता ही नहीं, बोले अजय हमने ठेका लिया कि एससी के आदमी ने। हाँ मैं कहता हूं एससी के ही आदमी ने ठेका लिया, क्योंकि जो आदमी जागा हुआ है वही सोए हुए को ही जगाएगा। जगा कौन है भाई? जागा हुआ कौन है भाई? जागा एससी का आदमी है। तो एससी का आदमी जागा है तो उसने सोए हुए ओबीसी को जगाना चाहिए, उसकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी है कि नहीं? और नहीं तो क्या होगा? वो तो सोया, वो तो मरेगा ही, वो तो मरेगा ही, उसके बराबर आप भी मरोगे, है कि नहीं है अजी? हाँ, अगर दिल दिमाग में ये बात नहीं भी हो तो उसको जगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी मौत लिखी हुई है अजी। वो मरे हुए आदमी के साथ हमारी मौत लिखी हुई है, तो हमको अपने को बचाना है तो उसको जिंदा रखना पड़ेगा। भाई तू जिंदा रहे, तू जिंदा रहे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दुश्मन बहुत तेजी से लगे हुए हैं। इसलिए हमको ओबीसी को जगाना चाहिए। ओबीसी की जनगणना ना भाजपा करती ना कांग्रेस करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि 78 सालों में उन्होंने हमारा तो हिस्सा खाया है कि नहीं, तो वो आंग पे बात आ जाएगी उनके। अगर वो जिस दिन ओबीसी की जनगणना करेंगे वो उनके आंग पे आ जाएगा मामला, 78 सालों में तुमने हमारा हिस्सा खाया है। और फिर ओबीसी का आदमी गुस्सा वाला रहता है कि कुछ भी करने की तैयार रहता है, फिर तो कुछ भी कर देगा वो। इसलिए उसको ठंडा पानी डाल के रखते हैं, धर्म का ठंडा पानी डाल के रखो, है कि नहीं? इसलिए बहुत बड़े बड़े शास्त्री बुलाए जाते हैं,
मैं पूरे देश का एक ही शास्त्री हूं जो ओबीसी को जगाता हूं, नहीं तो सारे शास्त्री ठंडे करने में लगे हुए हैं। और वो भी शास्त्री वही के हैं, मैं भी शास्त्री वही का हूं। पर मैं तो कृपा मानता हूं माननीय कांशीराम जी की कि उनका भाषण मैंने 1990 में बनारस में सुना और एक ही बात बोला कि ओबीसी का आदमी बाबा साहब का हिस्सा खाता है और वो बाबा साहब की जय नहीं बोलता, वो बेईमान है ओबीसी का आदमी। मैंने कहा मैं बेईमान नहीं होना चाहता और इसलिए मैं 1990 से नौकरी चाकरी चूल्हे में फेंक कर मैंने किया ही नहीं और तब से मैं गली गली में घूमता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बोले बहुजन समाज पार्टी में रखा है, भाजपा में आना मंत्री बनाएंगे बोले। मैंने कहा उमा भारती को बनाए थे, कितने दिन रखे थे? 6 महीने। कहां गई आज? फेंक दिए ओबीसी की बात की। भैया तुम्हारे साथ एमएलए एमपी समाज का भला नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे ओबीसी के एमपी है? कोई समाज के लिए बोलता है? कोई नहीं बोलता ना। बहुत सारे एससी के भी विधायक सांसद है, कोई वर्गीकरण के खिलाफ में बोलता है? कोई नहीं बोलता। बहुजन समाज पार्टी से जीत के जाने वाला व्यक्ति ही समाज के लिए बोलेगा। कांग्रेस और भाजपा से जीत के जाने वाला व्यक्ति कभी समाज के लिए नहीं लड़ सकता, वो खुद के लिए लड़ेगा। और हमको खुद के लिए लड़ना नहीं है, हमको समाज के लिए लड़ना है दोस्तों। इसलिए हम सारे लोगों को मिलकर जो ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, ये गांव-गांव में उसको जगाना है। ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। मैंने वक्त जो ज्यादा ले लिया, मैं साहब से क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया आपके सामने। मैं क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी पे विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।